मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल साहब, मेरे साथी अरकान असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, जनाब मेराज साहब, और इस जलसे में शिरकत करने के लिए आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ, पर्दनशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है और 20 तारीख के दिन अवाम अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेगी और उसको ऐवान असम्बली में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजेगी और इस उम्मीद के साथ भेजेगी कि वो उनके मसाइल की तर्जुमानी करेंगे, उनके दुख और दर्द को इख्तिदार पर बैठे जिम्मेदारों के सामने पेश करेंगे, उनके मसाइल को न सिर्फ पेश करेंगे बल्कि उनका हल भी ढूंढकर उसको हल करवाएंगे। और उसी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मैं भी आज आपके दरमियान में आया हूं और अगर आया हूं तो कोई नफरत की बात करने नहीं आया हूं। अगर आया हूं तो किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं। अगर आया हूं तो कोई नफरत की बात करने के लिए नहीं आया हूं। और अगर आया हूं तो यहां मजहबी मुनाफरत को फैलाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आज आपके दरमियान में अपने दुख को लेकर आया हूं, अपने दर्द को लेकर आया हूं, अपने कर्ब को लेकर आया हूं, अपने साथ और मेरे भाइयों के साथ होने वाली नाइंसाफी को लेकर आया हूं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान के साथ हक तलफी जो हो रही है, उस हक तलफी वो नाइंसाफी को बयान करने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर किसी मुल्क की तरक्की हो या किसी रियासत की तरक्की हो या किसी शहर की तरक्की हो तो तरक्की उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक के उसके तरक्की और उसकी खुशहाली का हिस्सा हर शहरी को न मिले। और हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है। इस गुलदस्ते में अल्लाह को मानने वाले भी हैं, भगवान को मानने वाले भी हैं, गॉड को भी मानने वाले हैं। तो इस गुलदस्ते में ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह, भगवान या गॉड को नहीं मानते। ये मुल्क सबका है। ये मुल्क सिर्फ मेरा नहीं है। ये मुल्क सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है।
ये मुल्क सबका बराबर का है और इस मुल्क में रहने वाला इस शहर और इस मुल्क पर अपना हक उतना ही रखता है जो दूसरों का है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आज हम मुसलमानों को इस मुल्क का शहरी कम बल्कि इस मुल्क के किराएदार की तरह देखा जा रहा है। हमको दूसरे दर्जे की शहरी की तरह देखा जा रहा है। मैं दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं, मैं पहले दर्जे का शहरी हूं। मैं आज आपके सामने अगर आया हूं तो जवाब तलब करने आया हूं उन लोगों से जिन्होंने कभी नारा दिया था सबका साथ, सबका विश्वास। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे तुमने अपने साथ से महरूम क्यों रखा? मुझे अपने विश्वास से महरूम क्यों रखा? तुमने मुझे विकास से महरूम क्यों रखा? क्या मैं इस मुल्क का शहरी नहीं? आज अगर हम आते हैं आवाम के दरमियान में तो हम ऐसे सवालात करते हैं तो हमारे ये सवालात बुरे दिखते हैं। हिंदुस्तान का गरीब शहरी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, वो क्या चाहता है? इत्मीनान की सांस, इत्मीनान की नींद, 3 वक्त की रोटी नहीं तो 2 वक्त की रोटी, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल, खेलने के लिए मैदान और फिर आगे पढ़ने के लिए कॉलेजेस और तालीम के बाद उस डिग्रियों के जरिए नौकरी चाहता है, खुशहाली चाहता है, तरक्की चाहता है। वही मैं भी चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे घर में फूल रहे। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल मिले। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेजेस मिले। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को खेलने कूदने के लिए ग्राउंड्स मिले। मैं भी चाहता हूं कि अगर मेरे घर में मेरे बुजुर्ग बीमार हो तो इनके इलाज के लिए दवाखाने हो। मैं भी वही चाहता हूं कि जब डिग्रियां हासिल कर लूं तो मुझे नौकरियां दी जाएं। क्या ये चाहना कोई गुनाह है? क्या ये मुतालिबा करना क्या गलत है? लेकिन आज जब हम इन मुतालिबात को रखते हैं तो हमको इस मुल्क का दुश्मन कहा जाता है या फिर हमसे कहा जाता है कि ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मुझे आता ही आप बताइए, क्या इसमें कोई भड़काऊ बात है? 2 वक्त की रोटी मांगना क्या भड़काना है? क्या पढ़ने के लिए स्कूल का मुतालिबा करना क्या भड़काऊ है? क्या खेल कूद के लिए मैदानों का मुतालिबा करना क्या भड़काऊ है? क्या बीमारी के वक्त इलाज के लिए दवाखानों का मुतालिबा करना क्या भड़काऊ है? मैं आराम से अपने घर में रहना चाहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं और अपने मसाजिद में इबादत करना चाहता हूं। इस मुल्क के दस्तूर ने हर एक को इख्तियार दिया कि वो अपने मजहब पे कायम रह सकता है। हिंदू को इख्तियार है कि वो अपने मजहब पे कायम रहे, अपने भगवान की पूजा करे, मनादिर के घंटे बजाए। तो मुसलमान को भी इस मुल्क ने इजाजत दी है कि वो अपने मसाजिद से अज़ां की आवाज दे और नमाज पढ़े। तो इस मुल्क ने ईसाइयों को भी इजाजत दी है कि वो गिरजा घर में अपनी इबादत कर सके। पारसियों को भी इबादत करने
का हक व इख्तियार। लेकिन आज ये मुल्क कहां जा रहा है? इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है आज? सिर्फ मुसलमान का नहीं है। मुसलमान अगर बोलता है तो समझते हैं कि मुसलमान की बात कर रहा है। नहीं, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूं। इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात कर रहा हूं। मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का, दूसरा मसला है तो महंगाई का है, तीसरा मसला है तो इसका है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, चौथा मसला है कि हिंदुस्तान की बिगड़ती हुई मईशत का, रुपये की गिरती हुई कदर का है, डॉलर बढ़ रहा है। लेकिन आज आप बताइए, न रोजी की फिक्र है, न रोटी की फिक्र है, न ही महंगाई को कम करने की फिक्र है, न किसानों को खुदकशी से रोकने की फिक्र है, न ही बीमारों के इलाज के लिए दवाखानों को बनाने की फिक्र है। अगर सिर्फ फिक्र है तो यही है कि मुल्क में एक नफरत को पैदा करो, हिंदू मुसलमान की दीवार को खड़ा कर दो और सिर्फ बात की जाए तो सिर्फ मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, मुसलमान इतने शादी करता, मुसलमान ऐसा करता। नहीं मेरे भाई, इस मुल्क का मसला मुसलमान नहीं है, इस मुल्क का मसला बेरोजगारी है, इस मुल्क का मसला गुर्बत है, इस मुल्क का मसला पानी है, इस मुल्क का मसला अनाज है। लेकिन आज सिर्फ बातें अगर होती हैं तो क्या आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा था कि 15 लाख लाएंगे, क्या लाए? ब्लैक मनी का खात्मा करेंगे, क्या हुआ? क्या करप्शन का खात्मा हुआ? क्या महंगाई कम हुई? क्या रोजी मिली या रोटी मिली? लेकिन इन सारे मसाइल से तवज्जो को हटा दिया और क्या बस मुसलमान मुसलमान। अरे मुसलमान, मैं मुसलमान हाँ हूं, मुझे नाज है, मुझे नाज है मुसलमान होने पर। मैं मुसलमान होने पर शर्मिंदा नहीं हूं, मैं मुसलमान होने पर खौफ भी नहीं हूं, और मैं ये फख्र से कह सकता हूं कि मैं हिंदुस्तानी भी हूं और मुझे हिंदुस्तानी होने पर मैं इस मुल्क का वफादार था, हूं और रहूंगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आएगा कि मुल्क को जरूरत पड़ेगी हमारी, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम सबसे पहले मुल्क के लिए अपनी जानों को, अपने सीनों को, गर्दनों को पेश करने मुसलमान होगा, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के शहरी हैं और दस्तूर ने हमको हक दिया। लेकिन आज इस मुल्क को ये कहां ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं आप बताइए। पार्लियामेंट में कानून आते हैं तो कौन सा कानून? तलाक सलासा। कानून आता है तो सीए, एनआरसी। अब देखिए कानून आया तो वक्त अमेंडमेंट। अरे आप बताओ मेरे भाई, क्या हिंदुस्तान का मसला मुसलमान है? नहीं है। लेकिन फिर भी आज ये लोग सिर्फ हकीकी मसाइल पर से तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सहारा ले रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मजहब का और
मुसलमानों को खाइफ कर कर डरा कर हिंदू भाइयों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत को पैदा कर। हमको इस साजिश को समझना, अपने जज्बातों को काबू में रखना होगा। अगर हम जज्बात में आ जाएंगे तो याद रखो हम दुश्मन के जाल में फंस जाएंगे। हमको चाहिए कि हम इन साजिशों को समझें और इन साजिशों का जवाब, हम इन साजिशों का जवाब कैसे दे सकते हैं? हम इन साजिशों का जवाब अपने इत्तेहाद के जरिए दे सकते हैं और हम इन साजिशों का जवाब अपने नुमाइंदों के जरिए दे सकते हैं। मैं आपसे ये बात कहूंगा, हमारे ऊपर नाइंसाफियों का तो एक रिकॉर्ड है, हक तलफी का रिकॉर्ड है, जुल्म का रिकॉर्ड है, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि दुनिया जानती है कि मैं जोरदार तकरीर कर सकता हूं, शानदार तकरीर कर सकता हूं, आपको अल्फाज और अपने खिताबत के सैलाब में बहा सकता हूं और इतनी जोरदार तकरीर करते जाऊंगा आपके आंखों से आंसू भी बहा सकता हूं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की आवाज भी गुंजा सकता हूं, जज्बात में ला सकता हूं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मेरी आवाज और आपके जज्बात इन्हीं 4 गलियों में या इस शहर में दम तोड़ देंगी, लेकिन यही जज्बात, यही बेबाकी और यही बयानी अगर ऐवान असम्बली में होगी या ऐवान पार्लियामेंट में होगी तो इख्तियार न सिर्फ सुनने पे मजबूर होगा, वो आवाज जो अगर यहाँ गूंजेगी तो यहाँ दम तोड़ देगी, लेकिन सारे हिंदुस्तान को सुनाई देगी, नहीं सारे हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया को सुनने पे मजबूर करेगी। इसलिए हमारी आवाज का ऐवानों में जाना जरूरी है, ऐवानों में पहुंचना जरूरी है। अगर हमारी आवाज ऐवान पार्लियामेंट या ऐवान असेंबली में नहीं होगी तो फिर क्या फायदा बताओ? हमारी आवाज अगर पार्लियामेंट में गूंजेगी, असेंबली में गूंजेगी तो हम अपने मसाइल को रख सकते हैं। यही है जमहूरियत का जश्न जो आज आप और हम मनाने के लिए है, तो बड़े ही सोच के साथ, समझदारी के साथ, दूरअंदेशी के साथ हमको अपने वोट का इस्तेमाल करना। आज मुसलमान हैं, सारी दुनिया में मुसलमान, सारी दुनिया में हिंदू है, सारी दुनिया में ईसाई है, पारसी है, मगर मैं ये बात कहूंगा कि आज मुसलमान के पास दौलत है, कहीं पर पेट्रोल की दौलत है तो कहीं पर सोने की दौलत है तो कहीं पर गैस की दौलत है। याद रखो मेरे हिंदुस्तान के प्यारे हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम्हारे पास पेट्रोल और सोने वो गैस से बड़ी दौलत है और वो दौलत तुम्हारा वोट है। इसको समझो, इसकी अहमियत को समझो, इसकी ताकत को समझो। अगर आज हम अपने वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे और जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे पूछ सकते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी? हम कैसे पूछेंगे कि हमारी हक तलफी? खुदारा इस बात को समझो, हालात बड़े नाजुक हैं। आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार की हैसियत से आपके सामने तो मैं बताना चाहता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद, तेलंगाना व आंध्रा
कि मुसलमानों के दिलों को फतेह करने में कामयाब हुई, तो क्यों हुई? क्या सिर्फ जज्बाती तकारीर से हुई या सिर्फ नारों से हुई? नहीं मेरे भाई, 70 बरस की जहद मुसलसिल का नतीजा है कि आज हमने हुकूमतों को मजबूर किया हमारे मसाइल को न सिर्फ सुनने के लिए बल्कि उनको हल करने के लिए। आज आप खुद गौर करो कि आज मैंने कहा आपसे कि एक गरीब क्या चाहता है, एक इंसान क्या चाहता है? स्कूल, ग्राउंड्स, खेलने के लिए कॉलेजेस। अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुद का अपना मेडिकल कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना MBA कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना MCA कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना फार्मेसी कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना आर्किटेक्चरल कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना नर्सिंग कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना 1-2 हजार बिस्तर का दवाखाना है, मजलिस का खुद का अपना 1500 बिस्तर का दवाखाना है, मजलिस का खुद के अपने स्कूल है, मजलिस के खुद के अपने बैंक। आप बताओ ये काम कैसे हुआ? कैसे हुआ बताओ? आप बोलेंगे कि मजलिस सिर्फ जज्बाती बातें करती है। नहीं, हमने काम किया। और मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट नहीं तो कम से कम अच्छे कैंपसेस में अगर कोई है तो वो हमारा मजलिस का दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस का कैंपस है। कि इतना है। और आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे दवाखानों में जनरल वार्ड फ्री है, हमारे दवाखानों में नॉर्मल डिलीवरी फ्री है, हमारे दवाखानों में LACS मतलब कि अगर ऑपरेशन से बच्चा होता है तो सिर्फ 6000 रुपये में होता है, हमारे पास डायलिसिस 500 रुपये में होता है, हमारे पास CT स्कैन 500 रुपये में होता है। और मैं अपनी जात से लोग हैरत करेंगे कि हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं होगा। मैं खुद 10 स्कूल चलाता हूं जहां पर 25,000 बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। न सिर्फ ये, मेरे स्कूल में 10th की फ्री कोचिंग, PUC इंटरमीडिएट की फ्री कोचिंग, नीट की फ्री कोचिंग, नाटा की फ्री कोचिंग, लॉसेट की फ्री कोचिंग, इंजीनियरिंग की फ्री कोचिंग। आपको सुन के हैरत होगी कि 40,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम आज हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी करवा रहा है। न सिर्फ ये, अब तक शहर हैदराबाद के 2.5 लाख खवातीन को हमने वोकेशनल की ट्रेनिंग, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, टोकरे बनाना, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर के क्लासेस, मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटी क्लासेस, फैशन टेक्नोलॉजी। अरे आप बताओ 2.5 लाख। न सिर्फ ये बल्कि वो नौजवान जो माशी परेशानी की वजह से अपने तालीम को तर्क करता है, उसको हम ओपन स्कूल के जरिए 10th लिखाते हैं, ओपन स्कूल के जरिए 12th लिखाते हैं और ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए हम उसको ग्रेजुएट भी बनाते हैं और उसको मास्टर्स में लेकर जाते हैं। क्या ये काम नहीं? अरे ये काम है। आप बोलेंगे
कि अकबर साहब आपने तो ये काम किया, और फिर रियासत में कैसा काम। आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फ्लोर लीडर, आपकी तवज्जो चाहता हूं यहां बैठे लोगों से। मैं जब पहली मर्तबा मजलिस का फ्लोर लीडर बना, कब? 2004 में। 2004 में जब फ्लोर लीडर बना तो माइनॉरिटीज अक़लियतों का बजट जो था वो 26 करोड़। कितना? 26 करोड़। और आज मैं जिस रियासत से आया हूं वहां पे माइनॉरिटीज का बजट 3000 करोड़ का है। कितना? 3000। आप बताओ, क्या ये कारनामा नहीं है? आप यहां नौजवान खड़े हैं, हमारी रियासत में कोई भी नौजवान डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, लॉयर बनना चाहे, एमबीए मास्टर्स करना चाहे, या एमसीए करना चाहे, या जो फार्मेसी करना चाहे, या आर्किटेक्चर करना चाहे, वो सिर्फ इम्तिहान को क्वालिफाई कर ले और हुकूमत उसकी पूरी फीस देती है। क्या आपको मालूम 10 साल में कितने मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिली? क्या आप जानते हैं? आपको सुनकर हैरत होगी, तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी कितनी है? तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 50 लाख। कितनी? 50 लाख। और महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 1,44 लाख। 1,44 लाख महाराष्ट्र में है, हमारे पास 50 लाख। आपको सुन के हैरत होगी, 10 साल में, सिर्फ 10 साल में 28 लाख मुसलमान बच्चों की स्कॉलरशिप हुकूमत ने अदा की है। 28 लाख। गौर करने की बात, 3000 बच्चे ओवरसीज स्कॉलरशिप के मिस्टर योगी किससे मुखातिब है? अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, किससे एरिया में जाते हैं और हुकूमत उनको किससे 20 लाख रुपया देती है। कितना? 20 लाख रुपया देती है। प्लेन समझ देती है, हॉस्टल की फीस देती है, और सेमेस्टर की फीस देती है मास्टर्स करने के लिए। न सिर्फ ये, मजलिस की नुमाइंदगी में शादी मुबारक के साथ तो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान दुनिया का सुल्तान बन जाए। मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई हैं, 1 लाख चिल्लर रुपया, 1,01,000 दिया जाता है। 3 मिलियन बच्चियों की शादियां हुई हैं। शादी मुबारक। किसके करने की बात? क्या ये काम नहीं? गाने की सियासत करने वाले, अरे आज आप बताओ, आने की बात कर रहे हैं। मीडिया की सियासत करने वाली इस बात को मुसलमानों की मॉब लिंचिंग तेलंगाना में 50 लाख। लव जिहाद के महाराष्ट्र का बजट काटने वाले ये बात कह रहे हैं। मुफ्ती साहब मुझे टोक सकते हैं। महाराष्ट्र का बजट जो मुल्मिल बजट कर रहे हैं 6 लाख 12,000 दावी है। कौन का सिख सर पे टोपी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेहरे पे तेलंगाना का बजट तो शेर में गोलियां मारती है। 91,000, 2,91,000 क्या है गुना, और सर पे टोपी है। माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट कह दिए। आपको सुन के मोदी 928 तेलंगाना में माइनॉरिटीज का बजट तो 3 करोड़ है। ये सब चीजें क्या है?
मैं आज इस जलसे से न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि मेरे हिंदू भाइयों से अपील करूंगा तो क्या नाइंसाफी नहीं, तो क्या योगी के बातों में ना लाओ, इस मुल्क को कमजोर होने मत दो। न सिर्फ मजहब और नफरत की सियासत से ऐसे के लिए महाराष्ट्र में सिर्फ 120 महाराष्ट्र में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 120 और हमारी रियासत तेलंगाना में 420 को और वोट को जो ग्रांट दी जाती है महाराष्ट्र से ही अपील करने आया। तेलंगाना में जो ग्रांट दी जाती है वो समझो वो 120 को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन सियासत को देखिए, यहाँ पे बैंक लिंक सब्सिडी सियासत को देखिए क्या मतलब बैंक से लिंक है। हमारे पास रिक्वेस्ट करूंगा 450 कोई बैंक से लिंक नहीं है, वो ले लेता है, कारोबार करता है और अपनी रोटी पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये काम है रेजिडेंशियल स्कूल, क्या यहाँ पे एक भी मुस्लिम रेजिडेंशियल स्कूल है? आप सुन के हैरत होगी, एक भी महाराष्ट्र में मुस्लिम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है। लेकिन मैं जहां से आया हूं वहां पर 950 मुस्लिम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेजेस है। क्या ये काम नहीं? आप बताइए, उर्दू एकेडमी मुफ्ती साहब आप खोलकर देखिए, या नौजवान है या प्रेस वाले भी हैं, महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी आपके पास इंटरनेट है तो खोलकर देखिए, नाम तो उर्दू एकेडमी है लेकिन उर्दू एकेडमी उर्दू में नहीं है, मराठी में है लिखा। दोनों मिलकर इलेक्शन उसका वेबसाइट खोलिए, उर्दू एकेडमी नाम तो उर्दू एकेडमी का है लेकिन उर्दू में के भी नहीं है, लिंक भी नहीं, शिवसेना के। और फिर यहाँ उर्दू एकेडमी को कितने देते हैं? वो कांग्रेस की है, हमारी रियासत में है। इलेक्शन से पहले चलिए मिस्टर मोदी और मिस्टर ठाकरे मिलकर इलेक्शन लड़े। हमारी रियासत में इलेक्शन के बाद मिस्टर ठाकरे होंगे, मिस्टर मोदी हो गए और मिस्टर ठाकरे दी जाती है और मिस्टर ठाकरे को ईद के खुशियां मनाने के लिए करीब 68 करोड़ रुपया मिस्टर राहुल गांधी से भी मिली। क्या आपके पास है? मिलिए। एक सियासी जमात मुफ्ती साहब मतलब ये एक उसकी सोच होती है, फिक्र। यहाँ पे मसाजिद होंगे, आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं, मसाजिदों में ईमान भी है, मॉडर्निज्म भी है, किसी की सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, किसी की सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी, किसी की कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी। ईमान से कोई इनकार कर सकते हैं कि हर महीना और शिवसेना की आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है। क्या यहाँ की ईमान का एक मौसम सरकारी खजाने से रुपया भी दिया जाता है, उनकी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या? ये हमारा काम सेकुलरिज्म बोलते हैं, ये काम से तो कुछ और। ये काम किसने करवाया? ये काम मुस्लिमीन ने हिंदुत्व हुकूमतों का इंतजार नहीं करते, सेकुलर आइडियोलॉजी के बलबूते से भी जो होता है वो ठाकरे ने ये काम प्रियंका सोनिया गांधी के यही काम कर गए। कांग्रेसियों को क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का संगम याद है? और गांधियों ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को कबूल कर लिया। नहीं, मैं आया हूँ तो अकबरुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद की मंजलिस जैसी उस मंजलिस को यहाँ बनाने आया हूँ। मिस्टर मोदी हिंदुत्व करने के लिए, हिंदुत्व के चैंपियन मिस्टर योगी हिंदुत्व उनकी आइडियोलॉजी मुबारक
प्राइवेटाइजेशन तो जरूर ये काम यहाँ क्या बातें थे मिस्टर मोदी के, क़यादत के अजीत आसान शहीद नहीं को छोड़ दिए क़यादत करना करप्शन से ये मिस्टर मोदी योगी आसान नहीं होता। अगर क़यादत करना है तो पहले बेदर्द बनो, मुखलिस बनो और फिर मोहसिन बनो, गारंटीज का को समझने वाला बनो। कोई 5 गारंटी कोई 6 गारंटी समझने वाला बनो, तो जब जाकर तुम कामयाब होगे। और हमारे रियासत में भी कई गारंटीज दी है, ऐसी गारंटी है और कुछ नहीं कि बोलते ना मौलाना की दुकान पे मांगने की फतवा, एक ऐसी क़यादत चाहिए, ये दे देंगे वो दे देंगे ये दे देंगे, भरा तो गारंटियां जो भर्ती हुए नौजवानों को राह रास्त अब ये गारंटी कौन लेगा? नौजवानों के जोश की मैं इलेक्शन के बाद सलाम करता हूं, आपके जोश को ठाकरे के साथ रहेंगे या शिंदे के साथ जाएंगे, ये गारंटी कौन लेगा? क्या शिंदे पवार के साथ रहेंगे या फिर गांधी के साथ चले जाएंगे? गांधी क्या गारंटी लेंगे कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? अरे इसकी सियासत में महाराष्ट्र की सियासत में ना कोई आइडियोलॉजी रही, ना कोई उसूल रहे, ना कोई अवतार रहे, कुछ नहीं है, सिर्फ ये दुनिया की कुर्सी होना है, याद रखो। लेकिन याद रखो ये दुनिया छोड़ने वाली है, किसी को आगे तो किसी को पीछे, हम सबको दुनिया को छोड़ना जाना है, अल्लाह को नहीं आना है। अपनी जमात नहीं पूछेगा कि तूने क्या किया है, तो अल्लाह के सामने हाजिर होते वक्त कुछ तो ऐसा कर लो जिससे अल्लाह तुमसे राजी होगा, अल्लाह खुश होगा और तुम्हारी आपके हक की लड़ाई अभी आया मेरे भाई में कोई शेर में मेरी बात को समझना ही मुझे शेर बनने महाराष्ट्र सियासी मैस में है, मैं शेर नहीं हूँ, मैं इंसान कहूँगा, पॉलिटिकल मैस है। और मैं ये सुनेरी अपने आप यहाँ से कई किसान यहाँ पे कई किसानों के गुलामों के गुलामों के एक वक्त गुलामों के गुलाम हो, दूसरा वक्त फसल को तैयार करने का, मैं शेर नहीं, तीसरा वक्त फसल तैयार ये जरूर है, मैं तुमको शेर बनाने काटने का होता है। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, ये फसल बनना है, बोले शेर बनना नहीं है, फसल काटने का होता है। समझो मेरी जुबान, इंसाफ के अगर मजलिस के आसान है 5 या 7 मिलने वाले ना 16 में से, तो मेरी स्पेशल हुई को याद रख लो, तुम्हारी और हमारी की मर्जी के बगैर कोई तख्ते नहीं बैठ सकता। नमाज के पाबंद बन जाओगे और जब हम बोलेंगे कि बच्चों को सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल यहाँ पे यतीमों के साथ हाथ रखो, बेवाओं की मदद में आओ, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अपने रूठे हुए से बचाओ। यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे और हम कहेंगे हमको ये होना, ये होना, ये होना, ये होना, जो ये हमारे ईमान की बात, हम कहेंगे बैठ जा हमारे सारे जिंदगियों के जज्बाती तकारीर मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपनी खुदा को समझाने आया हूँ। अवलीन हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी है बीजेपी में शिंदे ये सारे रुपये की बात देंगे ना, कितने पैसे मिल रहे हैं, हुकूमत नहीं ले रही है, ठीक है, मजलिस लड़के महाराष्ट्र में भी लेगी जैसा तेलंगाना में ली थी, जो हमारे नुमाइंदों को हम लड़ेंगे, मजबूर करेंगे कि वो उसके बाद में जिम्मेदारी है, लेकिन तो क्या है, लेकिन मजलिस जो है इसको जिताएंगे, मुसलमान गरीब जिताएंगे ना, बेशक गरीब होशियारी से वोट का इस्तेमाल करो, ऐसा ना हो
आसमान के आपका सबसे पीछे बीजेपी के दामन में ना हमारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है जो किसी के पास नहीं। खुदा अपने वोट का सही इस्तेमाल अभी 2 मिनट है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर मैं यही करीदा मजलिस को भी नहीं लेना चाहते हैं तो ये समझ अपनी किताबों में लिखाई कि अगर कोई मुकाबले में अगर कोई है सच्चे दिल तो बुराई है। अपने वोट को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो, अपने सबक खुशहाली के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को नशा मुक्त मालेगांव बनाने के लिए इस्तेमाल करो। अपने ये ताकत है तुम्हारे सालिमों के खिलाफ इस्तेमाल। अरे इस अपने वोट को उन लोगों के हक में अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ। अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ। हमारा ये इलेक्शन तो आते रहेंगे ना खेल रहेंगे। अपने जिंदगियों में इस्लाह लाओ। गुनाहों से परहेज बनाऊंगा, हराम से परहेज करो, नेकी को इख्तियार करो, मसाजिदों का आभार करो। अगर मसाजिद आबादी रखेगी तो कोई तुम्हारे मसाजिदों पे बुरी नजर उठाना का